नमस्कार दोस्तों। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर। कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने अजीज छीन लिए। तो इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं और यह क्यों कह रहा हूं इसको समझिए। नरेंद्र मोदी महंगाई पर हल्ला बोल बोलते थे, दावा करते थे और सारी चीजें, और कहते थे सब चंगा सी। लेकिन स्थिति क्या है? जो WPI है उसके जब आंकड़े आते हैं, जो महंगाई के आंकड़े हैं वो आते हैं, तो उसमें साहब जो खुदरा के महंगाई दर है वो 6.71% है और जो थोक महंगाई दर है वो 13.93%। तो यह सत्य है कि जिस महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, तो साहब मोदी सरकार का ये। और हमारे देश की जीडीपी को किस हालत में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, इसका एक आंकड़ा देखना पड़ेगा। 2019-20 का जो फाइनेंशियल सेशन था उसके फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी थी वो 35.49 लाख करोड़ की थी, जो अब 2022-23 में 36.85 लाख करोड़ रुपए की। जो भारत में वृद्धि दर है उससे बहुत जो है ज्यादा है, लेकिन 3 सालों में सिर्फ 3.8% की वृद्धि हुई है, यह एक सच। और जीडीपी को लेकर के जिस तरीके की बात करते हैं, तो आप समझिए जीडीपी को लेकर के बड़े प्रोपेगेंडा चलते थे और ये क्या कहा करते थे कि हम 5 ट्रिलियन की और जाने कितने की इकोनॉमी बनाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है कि अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल में 1.26% की रफ्तार से बढ़ रही है और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। लेकिन वहीं जीडीपी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, जो 2014 में बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया था। साल 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ाया। 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह के पास है। अडानी समूह 50 सालों तक सभी 6 हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का काम संभालेगा। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी है। अगर अडानी से जुड़े विवादों की बात करें तो गुजरात सरकार पर अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा के लिए बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव जमीन देने के आरोप लगते रहे हैं। एकदम से छलांग लगा दी, तो यह स्थिति है, इनको समझना पड़ेगा। तो जब ये सारे आंकड़े हैं और आपके सामने है, आंकड़ों की सच्चाई है, और इन सब में कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अब 3.3% बढ़ी है। और इसके बाद में जिस अर्थव्यवस्था को लेकर के तमाम सारी चीजें कहते थे, विपक्षी दलों की सरकारों पर तंज कसते थे नरेंद्र मोदी, आज उनके में क्या हो रहा है? रीसेटिंग हो रही है। और विपक्षी दल की सरकारें क्या कहें, डॉलर जो है हमारे 80 रुपए से अधिक का हो गया है। तो साहब ये स्थिति है। अगस्त 2022 में जब बेरोजगारी दर आती है तो इतने सारे सालों में सबसे ऊपर 8.24% पर आ जाती है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और खुदरा महंगाई दर आपको बता ही दिया जिस तरीके से बढ़ी है, थोक महंगाई दर भी बढ़ी है, और बेरोजगारी तो चरम पर है। इसी स्थिति में हम बात करें, इसी तिमाही के जो आंकड़े हैं कि जीडीपी हमारी बर्बादी की दिशा में जा रही। जो पूर्वानुमान था हमारी जीडीपी का, जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था, वो बताया था 16% का बढ़ोतरी होगी। लेकिन स्थिति क्या है? फर्स्ट क्वार्टर की हमारी जीडीपी 13.50% की, मतलब 13.5%। अब आप एक चीज समझिए, और ये 13.5% आप कहेंगे कैसे? मैं कह रहा हूं, तो ये जो 13.5% है वो पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार इसी क्वार्टर में 20 पॉइंट समथिंग परसेंट थी, तो यानी उससे घटी है। और दूसरी चीज आप देखिए, यदि उसके पहले आप चले जाइएगा तो स्थिति क्या है
कि लगातार इसकी स्थिति खराब है। और इसको लेकर के भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं मिस्टर गर्ग, और उन गर्ग साहब ने इसको लेके बहुत कुछ बताया है। और आप सरकार के ही आंकड़े आप देखेंगे तो 2018 के आखिरी क्वार्टर के बाद या लास्ट क्वार्टर से ही 2018 के लास्ट क्वार्टर 2018 से ही हमारी जीडीपी जो है वो गिरने लगी थी, ग्रोथ रेट हाईएस्ट तो ये जो पेंडेमिक, ये जो मोनेटाइजेशन के पीरियड में था उसके आसपास थी। उसके बाद से हमारी जीडीपी थोड़ी गिरने लगी थी। और जो आपने बिल्कुल सही इस बात का जिक्र किया कि पेंडेमिक से जो पहला वाला साल था 2019, उसमें देश की जो ग्रोथ रेट थी वो 4% से नीचे थी, 3.7%। सो पेंडेमिक के बाद की बात अलग है, पेंडेमिक के पहले ही देश की ग्रोथ रेट काफी गिरने लग गई थी। ना जो पेंडेमिक का पीरियड आया, आप ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि ये पिछले 100 साल में महामारी सबसे बड़ी महामारियों में से वापस आई, जो स्पेनिश फ्लू के बाद में, और निश्चित रूप से इसका असर होता, पूरी दुनिया पे असर हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। पहला क्वार्टर जो था 2020-21 का, जिसमें सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी का नुकसान हुआ, अभी हमने बात की करीब 25% उस समय डिक्लाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके अगले साल 21-22 में जो पहला क्वार्टर था उसमें भयंकर सेकेंड वेव चल रही थी देश में, राइट, कोविड की ही चल रही थी सेकेंड वेव, और उस क्वार्टर में हम 20% ग्रो किए, कमी नहीं हुई। तो कोई ये थोड़े गंभीरता से सोचे कि 20-21 के पहले क्वार्टर में, पहली वेव के समय हम इतना क्यों गिरे और बाद में हम नहीं गिरे। वेव 2 में तो बल्कि 20% इंक्रीज हुई। तो आपको एक निष्कर्ष मिलेगा, वो निष्कर्ष ये है कि कोविड ग्रोथ को गिराने में उतना जिम्मेवार नहीं था जितना लॉकडाउन का निर्णय लिया गया वो जिम्मेवार था। और लॉकडाउन का जो निर्णय था वो सरकार का डिसीजन था। लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था, आज हम बैक रेट्रोस्पेक्टिवली तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जब आपने सेकेंड वेव में, जो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली वेव थी, उसमें आपने लॉकडाउन नहीं किया, और पहली वेव जब शुरू हुई थी उस समय तो देश में 500 केसेस भी नहीं थे और हमने पूरा देश बंद कर दिया। तो आप ये समझिए, उन्होंने इसको तो बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल दिया, इस जो गोदी मीडिया है जिसे कहते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था जो है ये कोविड आने के पहले ही खराब हो गई थी, और इतनी खराब हो गई थी कि उसे सुधारना मुश्किल हो गया था। तो सुभाष चंद्र गर्ग को पहले एक बार सुन लीजिए, जो हमारे वित्त सचिव रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, जो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसको लेकर के पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। एक तरफ रुपया 80 पर, बेरोजगारी अपने एक साल के लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट पर, 45 साल के हाईएस्ट पर एक साल पहले पहुंच गए थे, और लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट में अगस्त 2022 में पहुंच गए। तो अगस्त 2022 में बेरोजगारी की दर 8.28%, जो कि हाईएस्ट है, उस पर बनी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन लगातार, खुदरा महंगाई दर लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेंज है 6%, उससे ज्यादा बना हुआ है। अगर हम जुलाई 2022 का आंकड़ा देखें तो 6.71% पर रिटेल महंगाई दर है। इन सब के बीच में क्वार्टर 1, मौजूदा वित्तीय वर्ष के क्वार्टर 1 का अगर आंकड़ा आता है और उसको हम 2019-20 से कंपेयर करते हैं
तो जो जीडीपी विकास दर है वो 3% पर है, मतलब 3 साल में 3%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा गया कि मौजूदा जो Q1 है मौजूदा वित्तीय वर्ष का, उसमें अगर हम मोदी जी का ही आंकड़ा ले लें तो उसमें कहा गया था 16% की ग्रोथ होगी, जबकि अगर हम लो बेस पर भी बात कर लें तो वो 13.5% पर है। अगर हम 2019-20 के नंबर से कंपेयर करें तो 3% पर है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है, जो 36.8 लाख करोड़ जीडीपी का जो साइज है, उसमें 35.85 लाख करोड़ का जो था हमारा 2019 में ही था। तो ये ग्रोथ हमारी है कहां? 1% की ग्रोथ से देश चल रहा है। तो ये स्थिति है। तो गौरव वल्लभ को समझ लीजिए कि क्या विकास मॉडल है नरेंद्र मोदी का। और गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है। विकास मॉडल यह है कि बेरोजगारी बढ़ी है। आप देखिए 3.8% ग्रोथ है कितने में? 3 साल में। तो यह स्थिति है। और इन सबको यदि पूरा देखेंगे तो किस तरीके से देश बर्बाद हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और यदि हम इसको अभी नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। आप एक चीज देखिए, एक आंकड़ा आया कि हमारी पहली तिमाही में जो हमें अगस्त में जो हमें आया रेवेन्यू आया है, जो जीएसटी कलेक्शन है, वो 1.40 लाख करोड़ का है। तो बिल्कुल हमसे वसूली हो रही है। जब ये वसूली हमसे बिल्कुल इसकी आधी होती थी तब जीडीपी ज्यादा अच्छी थी। और आज जब जीडीपी इतना हमसे वसूली हो रही है, रोज वसूली हो रही है, और उसके बाद ये हालत, आज हालत ये हो गया है कि 2021 के जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के, उसके मुताबिक हर चौथा व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो दिहाड़ी मजदूर है, क्योंकि वो रोटी खाने की स्थिति में नहीं है, अपने बच्चों को पालने की स्थिति में नहीं है। और 2021 में आप ये समझिए, जहां 37,751 दिहाड़ी मजदूरों, जो ये तो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड की बात ही नहीं हो रही। तो ये जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली। स्वरोजगार से जुड़े हुए जो है 18,000 से अधिक, मतलब तकरीबन 19,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद में करीब करीब 12,000 जो है बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। तो ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधों के व्यापार में 60% व्यापार, उद्योग धंधे, छोटे मध्यम एमएसएमई सेक्टर, ये सब बर्बादी में चले गए, 60%। और इन सब को लेकर के आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किस स्थिति में। और नतीजा क्या हुआ कि अप्रत्याशित रूप से जो बुराई आई, दूसरी तरफ जो आमदनी हुई वो अदानी सेठ जैसे लोगों की, कुछ और लोगों की, जो सरकार के खासम खास थे। और नतीजा ये हुआ कि आत्महत्या लोगों का भविष्य बन गई। और यही वजह है, छात्रों ने बहुत बड़ी आत्महत्या की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है उसके मुताबिक जो है 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, और यह पिछले वर्ष के मुकाबले 7.19% अधिक है, जबकि उसके पहले 6.5% अधिक थी उसके पिछले साल से। तो आप ये समझिए कि आत्महत्या का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 सालों का यदि देख लेंगे तो 14% करीब लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो यह स्थिति है। और इस तरह से वृद्धि है, 14% वृद्धि है आत्महत्या करने वालों। और यदि सिर्फ 1 साल की बात कर लें तो भी 7.5% की वृद्धि है। तो यह है। इसके बाद में आत्महत्या करने वालों में आप ये समझिए 13,090 जो है बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जिन्होंने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और उनकी स्थिति ये थी, कहीं शिक्षा खराब हुई, कहीं परीक्षाओं के में कम अंक आने कारण, कहीं कोई और मानसिक संतुलन हुआ, और इन सब में बिगड़ा। घर की आर्थिक दशा नहीं सही थी, और जिस कारण घर उनको पढ़ाने और सब कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आत्महत्या करने वाले छात्रों में अधिकांश
20 वर्ष से आसपास की उम्र के लोग हैं, और जब 20 साल के आसपास की उम्र के बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे हो तो हमें चिंता करनी पड़ती है कि हमने किस प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्हें ढकेल दिया है कि आप मरिए, हम खुश हैं। तो आप समझिए आत्महत्या करने वालों की यह संख्या हमें चिंता में डालने की स्थिति क्यों है? क्योंकि इतनी तेजी से जो ये वृद्धि है, ये वृद्धि हम सबके लिए चिंताजनक है। और इसके अनुसार जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप समझिए वो दिल्ली जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो जाने क्या कर दिया है और क्या बना दिया है, तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित राज्यों में जो आत्महत्या के मामले हैं वो दिल्ली से आए, और राज्यों में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। तो आप समझिए, फिर मध्य प्रदेश है, दूसरे और राज्य हैं, तो तमाम सारे हैं, लेकिन ये स्थिति है। और बेरोजगारी की स्थिति देखिए, बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ज्यादा है, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और केंद्र मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र जो है वहां के मुख्यमंत्री। तो जब ये स्थितियां हो तो आपको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है और कहां हम जा रहे हैं। दरअसल असंगठित क्षेत्र में जिस तरीके से हो रहा है वो चिंता का विषय है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं, और जो योजनाएं हैं वो बर्बादी में है। नोटबंदी ने देश को ऐसी बर्बादी में ढकेला कि जिसका नतीजा हुआ, न काला धन आया, न आतंकी धन आया, न कोई आया, उल्टे नकली नोटों की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, और उसमें भी वो 2000 के नोट हैं जो नरेंद्र मोदी स्पेशली लेके आए। तो आप समझिए असंगठित क्षेत्र बर्बाद हो रहा है, नोटबंदी के कारण कारोबार बर्बाद हुए, जीएसटी मनमानी थोप दिया गया जिसके कारण बर्बादी हुई, और अब जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से कैसे उसका रेवेन्यू बढ़ाया जाए उसके लिए किस तरीके से लूट मची है, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो लूट का जरिया जब जीएसटी बनेगी तो यही होता है, और वही हुआ। तो देश बर्बादी में चला गया, और इस देश की बर्बादी का कौन होगा, कौन देगा, इसको नहीं समझ में आता है। एक चीज कही जो गर्ग साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि साहब हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते, लेकिन नीतियों की कमी के कारण ही यह स्थिति आई। नहीं आई होती तो उन्होंने कहा 2018 के लास्ट क्वार्टर में आप देखिए हमारी जीडीपी गड़बड़ाने लगी, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी, और वहीं से जब 4% के आसपास पहुंची थी, और उसका नतीजा यह हुआ था कि देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। इस बात को समझाने की कोशिश की गई, विशेषज्ञों ने भी राय दी, लेकिन शायद हमारे प्रधानमंत्री किसी और की समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। नतीजा देश बर्बादी में। और झूठ से जब चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ झूठ ही सब कुछ है, और झूठ की राजनीति बर्बादी की तरफ लेके आती है। आज हमारे देश में अपराध हो रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, बहुत तेजी में कर रही हैं, और ये आत्महत्या करने की वजह ये नहीं है, सबसे ज्यादा रोजगार महिलाओं का छीना है, और महिलाएं आज परेशान हैं कि परिवार कैसे चलाएं। पति की आमदनी खत्म हो गई है, कम हो गई है, कुछ हो गया है, जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगातार बेरोजगार बढ़ रहे हैं। अब आप समझिए, तो जब बेरोजगार इस तरह से बढ़ रहे हों और 20 लाख रोजगार कम हो गए हों, और ऐसी स्थिति में जब स्थितियां हो तो क्या कहेंगे। सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स को लगा करके और सारी चीजें की जाती हैं, उसके लिए पैसा होता है, पीएम केयर फंड के नाम पर सारी चीजें होती हैं, और गंगा सफाई के नाम पर अपने मित्र गौतम अडानी को सारे ठेके दे दिए जाते हैं, सब कुछ कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। 12 लाख करोड़ से अधिक, अब तो 13 लाख के करीब पहुंच गया है। 13 लाख करोड़ रुपया जो है इन कारपोरेट समूहों का माफ कर दिया गया, कर्ज का, और आपने अपने देश की जनता को खड़ा करने के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा यह है कि आपकी जनता मर रही है, आत्महत्या कर रही है, और यह स्थिति हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। जो नकली नोट जब्त किए गए 2021 में, उसका जो आंकड़ा है वो बताता है कि 60% जो नकली नोट थे वो 2000 के नोट थे। तो आप समझिए कौन सी साजिश है। आप तो कहीं चिप लगा रहे थे, कहीं कुछ लगा रहे थे, कहीं कैसे मैनेज करने की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति क्या है। आप सबसे तो अच्छा छत्तीसगढ़ है,
जो कांग्रेस शासित है, और वहां सबसे कम बेरोजगारी है, वहां 0.4% की बेरोजगारी दर है। तो आप ये समझिए, जहां देश की बेरोजगारी दर 8.3% है, वहां ये है। हरियाणा की 37.5% है। ऐसी स्थिति में तो हमें यह देखना चाहिए कि आखिर बनाने वाला कौन है और बिगाड़ने वाला कौन है। यदि अब सत्ता भी आप बदलेंगे तो नई सरकार को सुधारने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। इस हालत में आपने इलाके खड़ा कर दिया है, तो युद्ध स्तर पर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी और इन सबसे लड़ने के लिए एक बड़ा योजना पर काम करना पड़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो देश तो बर्बादी में जा ही रहा है। आपने देखा है महंगाई, जो आप देखिए तमाम सारे सामान की और चीजों की कीमतों को लेकर के यदि आप तुलना करेंगे तो स्थिति है 37% से लेकर के 80% तक, और कई कई चीजें तो हैं 150% तक महंगी हुई। और इन सब की बड़ी लंबी फहरिस्त है, और उन सबको आप देखिए, आप खुद ही चेक कर लीजिए कि 2018 में आप 14 में आप कितने का लेके आते थे और अब क्या है। तो भारत में सिर्फ 57 अरब पतियों के पास 216 अरब डॉलर की संपत्ति है, और बाकी तो कंगाल है ही है। तो इस देश के 58% संपत्ति सिर्फ जो है 100 लोगों के पास में है, और 42% में इस देश के पूरा देश है 130, 35, 40 करोड़ जो भी कहिए आबादी है वो है। तो इस स्थिति में आज देश है। तो गरीबी में स्थिति, भारत विश्व में सबसे ज्यादा भुखमरी की कगार वाला देश है, और गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देश की जीडीपी गिर रही है, लेकिन गौतम अदानी की जीडीपी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। 42% इंडियन यूथ जो है, भारत का युवा, वो बेरोजगार है। और आपको बताएं एक और आंकड़ा, कि आंकड़े हैं कि 100 में से सिर्फ 10 लोगों को नौकरी मिल पाती है, शेष 90% बेरोजगारी में जा रहे हैं। और ये इस दिशा में भारत लेके आके खड़े हो गए। तो आप बताइए, इन सब विषयों पर और बात कौन कर रहा है? ना केंद्र की सत्ता में बात कर रहे हैं, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। इसको लेके सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बात करते हैं, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, आत्महत्याओं को लेके, नारी सम्मान को लेकर के, और इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन बाकी सब सिर्फ अपनी सत्ता के लिए बोलते हैं। कोई हिंदू के लिए बोलता है, कोई मुसलमान के लिए बोलता है, कोई जाति के लिए बोलता है, कोई धर्म के लिए बोलता है। रोजगार के ऊपर बात कहा, हाँ तेजस्वी यादव ने जरूर एक रोजगार पे बात की, निश्चित रूप से वो एक शानदार बात थी। प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, भर्ती विधान जारी किया था, और कहा था यदि हमारी सत्ता आई तो हम भर्ती विधान करके लोगों को करेंगे, टाइम बाउंड कर। लेकिन क्या होता, बाकी तो नहीं कर, बाकी तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए रोजगार नहीं। दिल्ली में पिछले 9 साल में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ जो है 11,000 लोगों को नौकरी दी है, सिर्फ 11,000 लोगों, सिर्फ किसी को नौकरी नहीं। लेकिन वही शीला दीक्षित ने कितने को दी थी? लाखों में थी। ये अंतर। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जो यही कहते थे अच्छे दिन, उस अच्छे दिन में रोजगार की भी बात थी, और स्थिति 2 करोड़ रोजगार हर साल नए जनरेट करने की बात कर रहे थे। नए तो छोड़िए, पिछले वाले में ही यदि बात करेंगे तो 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही। तो बेरोजगार, महंगाई इतनी है, सब कुछ इतनी है, और उस पर रोजगार नहीं। और जब ये ना हो तो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप जिन्हें वोट देते हैं वो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फर्जी प्रचार के नाम पे कोई शिक्षा, हेल्थ और सारे ड्रामे दिखा करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में किया किसने है, नौकरियां दी किसने हैं, और ये सारे एसेट्स जिनको लेके आज प्रचार किए जा रहे हैं वो बनाए किसने? यदि इसको सही ढंग से देख लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप बताइए
क्योंकि दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, फिर भी शिक्षा मॉडल। आप एक और चीज जानिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के फंडेड जितने विश्वविद्यालय संस्थान हैं उनमें 5 साल से ऑडिट नहीं किया कैग ने। तो ये मिली जुला खेल जो है और इस समय आके शोर मच रहा है, तो आप ये समझिए, इस खेल को भी समझ लीजिए कि मिल के है कि पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो। तो नेता विरोधी दल भी हमारा हो और प्रधानमंत्री भी हमारा हो, मुख्यमंत्री भी हमारा हो और नेता विरोधी दल भी हमारा हो। तो इसकी राजनीति आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल के कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जन्म आरएसएस से हुआ है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। नहीं जानेंगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी पीढ़ियों का भविष्य खराब होना तय है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।